अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर फाइन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन को हम स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें मैंने ये आपको पहले बताया है कि रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है। हमारे पास एक रिएक्शन है, उसमें आपको पता है जो लेफ़्ट साइड पे लिखा जाता है, यानी ए गिव्स अस बी। तो ये ए क्या है, रिएक्टेंट है, ठीक है, और पी क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। रिएक्टेंट्स क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। अच्छा, कितने टाइम में कितने रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट किया और कितना प्रोडक्ट बना, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उस रिएक्शन का क्या कहते हैं, और रेट कहते हैं, ठीक है। कि कितने रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट करके कितने प्रोडक्ट्स बनाए और कितने टाइम में बनाए, उसे हम क्या कहते हैं, और रेट ऑफ ए रिएक्शन। आज हमने पढ़ना ये है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। अब इसमें जो पहला फैक्टर है वो नेचर ऑफ रिएक्टेंट है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अब नेचर क्या होती है, उन यानी जो रिएक्शंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं रिएक्टेंट, उनमें एलिमेंट्स कौन से हैं और उनकी केमिकल रिएक्टिविटी मीन के उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उनकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे डिपेंड करती है। अब जैसे 1A ग्रुप में देखो, 1A ग्रुप में ले लो आप सोडियम को ले लो, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो 1s2 2s2 2p6 10 हो गए और 3s1, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आता है, एक इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है। सो इसमें आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए, एक इलेक्ट्रॉन आए, और वो कौन सा है, एस ऑर्बिटल में इसका एक इलेक्ट्रॉन आया। सो दे रिएक्ट विद वाटर, यानी कि ये फिर पानी के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन करता है। लाइक सोडियम आप पानी में डालो ना, ये आपके पास पानी का एक गिलास है, इसमें आपने सोडियम का एक पीस डाल दिया फॉर एग्जाम्पल, तो इनका रिएक्शन इतना फास्ट होता है। ये पूछा भी जाता है सवाल कि सोडियम को पानी में डालें ना, सोडियम को अगर पानी में हम डाल दें तो आग क्यों लग जाती है। तो सोडियम को जब आप पानी में डालते हैं ना, ठीक है, और पानी का और सोडियम का रिएक्शन होता है बहुत जल्दी, NaOH बनता है और साथ हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस बनती है, और ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, अब ये जो हाइड्रोजन गैस बनती है ना, वहाँ से जो हीट रिलीज़ हो रही होती है, उस हीट को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। जब ये एब्जॉर्ब करती है तो कैचेस फायर, तो क्या करती है, फायर को कैच करती है और आग लग जाती है। ये रीज़न है कि जब आप सोडियम को पानी में डालते हैं तो बड़ा, यानी कि सोडियम की नेचर क्या है, केमिकल रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा आई है, वो फ़ौरन से केमिकल के साथ यानी वाटर के साथ रिएक्शन करता है और क्या करता है, आग लगा देता है। इसी तरह रुबिडियम, इसी तरह सीजियम को पानी में डालें तो धमाका हो जाता है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड सेकंड ए ग्रुप जिसमें मैग्नीशियम है, ठीक है, जिसमें, ठीक है, मैग्नीशियम है, ठीक है, ये मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है। ये सेकंड ए ग्रुप है। इसमें इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। सो दे रिएक्ट विद वाटर स्लोली, यानी ये पानी के साथ स्लोली रिएक्ट करते हैं, ठीक है, यानी इतना रैपिड रिएक्शन इनका नहीं होता। लेकिन 1A ग्रुप
जो जिन्हें हम एल्कली मेटल कहते हैं, उनका बड़ा फास्ट रिएक्शन होता है। और सोडियम को पानी में डालें तो आग लग जाती है, सीज़ियम को पानी में डालें तो धमाका हो जाता है। ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर वेरी फास्ट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सा होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आपने एसिड और बेस को जब मिलाते हैं तो क्या मिलता है आपके पास? सॉल्ट और वाटर आपको मिलता है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें इनसॉल्युबल सॉल्ट बनता है उसे हम डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। लाइक आपने, अगर आपको याद हो तो 10th क्लास में आपने केमिकल इंडस्ट्रीज़ पढ़ी थी। तो केमिकल इंडस्ट्रीज़ में आपने एक सोलर प्रोसेस पढ़ा था जो कि सोडियम कार्बोनेट की प्रिपरेशन के लिए था। तो उसमें आपने एक रिएक्शन, कार्बोनेशन का रिएक्शन पढ़ा था। वहाँ पे डबल डिकम्पोजिशन होती है और इनसॉल्युबल सॉल्ट बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। अब बिकॉज दे डू नॉट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो, यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल जो सेकंड ए ग्रुप है, ठीक है, वो इतना स्लो रिएक्शन क्यों करता है? और न्यूट्रलाइजेशन और डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये फास्ट क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होती, बॉन्ड की रीअरेंजमेंट नहीं होती। द कोवलेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शन आर स्लोअर बिकॉज दे इन्वॉल्व ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनमें ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, बॉन्ड रीअरेंजमेंट होती है, इस वजह से ये इतने फास्ट नहीं होते। आयनिक रिएक्शंस फास्ट होते हैं। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, एसिड बेस रिएक्शन हो गया। ठीक है। एसिड बेस, जब एसिड बेस को मिलाते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। अब इसमें एग्जांपल है एसिड बेस की, उसने एग्जांपल लिखी हुई, ये फास्ट है। ठीक है। HCl क्या है? एसिड है। NaOH बेस है और मिलके NaCl सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं, ये फास्ट रिएक्शन है। अब इसी तरह NaCl का सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन है तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बन रहा है, ये फास्ट है। अब ये जो सेकंड है CO + CO2, ये कोवलेंट रिएक्शन है। ठीक है। अब इसमें क्या हो रही है? ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहे हैं और बॉन्ड रीअरेंजमेंट भी हो रही है। तो ये क्या हो गया? स्लो हो गया। अब सेकंड जो फैक्टर हमारा, फर्स्ट हमने रिएक्टेंट की नेचर पढ़ी, यानी कि केमिकली रिएक्टेंट की जो नेचर है वो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाती भी है और कम भी करती है। यानी रिएक्शन स्लो भी होता है और रिएक्शन फास्ट भी होता है। वो केमिकल नेचर, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है। अब सेकंड जो उनसा है वो सरफेस एरिया। व्हेन द surface area of reactant increases, then the rate of reaction increases. The reason is that with the increased area of reactant, many atom and molecule come in contact with each other and the rate of reaction increases. अब सिंपली ये बात है कि जो आपका रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, सरफेस एरिया के। जैसे जैसे आप सरफेस एरिया बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बढ़ता जाएगा। एल्युमिनियम, फॉर एग्जांपल, एल्युमिनियम फॉयल रिएक्ट विद NaOH स्लोली, बट अगर एल्युमिनियम को आप फॉयल की फॉर्म में लेंगे, यानी एक पतरी ले लेंगे एल्युमिनियम की, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो स्लो होगा। अगर आप एल्युमिनियम को पाउडर्ड फॉर्म में ले लेंगे तो वो बड़ा फास्ट रिएक्शन हो जाएगा, बड़ा फास्ट रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली पीसेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल जिसे हम कहते हैं, जैसे लाइमस्टोन कहते हैं, ठीक है, उसका डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएं तो बड़ा सॉलिड पीस एक लें तो उसके साथ रिएक्शन करवाएं तो H2SO4 ये स्लो रिएक्शन है। अगर आप पाउडर्ड फॉर्म में कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे तो ये बड़ा फास्ट रिएक्शन होगा।
इसी तरह लाइट है, लाइट किस तरह अफेक्ट करती है हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को। लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन, आपको पता है लाइट में फोटॉन होते हैं। व्हेन हाई एनर्जी फोटॉन कोलाइड विद रिएक्टेंट मॉलिक्यूल देन एक्स्ट्रा एनर्जी इज अवेलेबल, सो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। जब हाई एनर्जी के, अब जिन रिएक्शन में मैंने उस दिन भी आपको बताया लाइट यूज़ होती है उन्हें हम फोटो केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटो केमिकल रिएक्शन। द लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन व्हेन दी हाई, जब हम हाई एनर्जी ऑफ फोटॉन देते हैं को कोलाइड करवाते हैं, टकराते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ, तो क्या होती है? एक्स्ट्रा एनर्जी होती है और हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? बढ़ जाता है। जिस तरह क्लोरीन और हाइड्रोजन का रिएक्शन साइन लाइट की प्रेजेंस में HCl बनाता है, इसी तरह CH4 + Cl2 का रिएक्शन होता है और क्लोरोफॉर्म आपके पास बनती है। ये जो CH4 यानी हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन है, ये सेकंड जो रिएक्शन है ये कैसे कहते हैं? हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। ये आपने 10th क्लास में भी इसका कंप्लीट मैकेनिज्म पढ़ा है। इसमें इनिशिएशन होती है, प्रोपोगेशन होती है और टर्मिनेशन होती है। ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है, फ्री रेडिकल रिएक्शन जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो। अच्छा, तो ये इंशाल्लाह आगे जब 12th क्लास पढ़ेंगे तो उसमें एल्केन में भी, रिएक्शन ऑफ एल्केन में भी ये रिएक्शन आप पढ़ेंगे। सिमिलरली लाइट इज़ वाइटल फॉर इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में भी क्या होती है? सनलाइट जो होती है वो ज़रूरी होती है। वो लाइट जो है फोटोसिंथेसिस को यानी कि बूस्ट करती है। अब नेक्स्ट कंसंट्रेशन। अब देखो सिंपल सी बात है, जितनी आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे रिएक्टेंट की वैसे वैसे आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। सिमिलरली व्हेन वी डिक्रीज द कंसंट्रेशन देन द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस। तो रेट क्या है? सिंपली कितने रिएक्टेंट कितने प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए, कितने टाइम में कन्वर्ट हुए, इसे हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल इन एयर ऑक्सीजन कितनी होती है? एयर की कम आपको पता है कंपोजिशन, ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%। तो एयर में ऑक्सीजन जो होती है 21% होती है। इसी तरह कंबस्शन क्या होती है? कंबस्शन अक्सर स्लोली, जब एयर की प्रेजेंस में आप क्या करते हैं? कंबस्शन करते हैं, किसी चीज़ को जलाते हैं, तो वो क्या होती है? यानी स्लो होती है। जब आप प्योर ऑक्सीजन 100% प्योर ऑक्सीजन देते हैं तो कंबस्शन बड़ी तेज़ी से होती है, यानी बड़ी तेज़ी से जलता है जो आपका है मटेरियल। द रीज़न इज़ डैट इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन, हमने ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को 21% से किधर ले गए? 100% पे ले गए। तो हमारी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हुई तो मीन हमारी कंबस्शन का रेट भी क्या हो गया? बढ़ गया। द मोर मॉलिक्यूल आर क्राउड, ठीक है। द कुलियन फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, अब कुलियन फ्रिक्वेंसी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, इसी तरह रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, NO + 2H2 यानी हाइड्रोजन और नाइट्रिक ऑक्साइड का रिएक्शन हो रहा है और वाटर बना रहा है और नाइट्रोजन गैस बना रहा है। इन दिस रिएक्शन 6 एक्सपेरिमेंट वर परफॉर्म। देखो पहले में कंसंट्रेशन कितनी है? 0.06%। दूसरे में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को यानी NO की कंसंट्रेशन वो पहले में कांस्टेंट ले रहा है, दूसरे में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। अब आगे जाके हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन क्या है? कांस्टेंट 3 एक्सपेरिमेंट में, और NO की कंसंट्रेशन को क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, चेंज कर रहा है, सॉरी इंक्रीज नहीं कर रहा है, चेंज कर रहा है। अब जैसे जैसे देखो, जैसे जैसे आपका यानी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इन 6 एक्सपेरिमेंट कंसंट्रेशन ऑफ, इन फर्स्ट 3 एक्सपेरिमेंट, पहले 3 एक्सपेरिमेंट पे देखो तो कंसंट्रेशन ऑफ NO क्या है? केप्ट कांस्टेंट है, और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है बाय डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ H2। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारा डबल हो रहा है।
जैसे जैसे हम ट्रिपल करते जाएंगे H2 की कंसनट्रेशन को, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। सो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो प्रोपोर्शनल टू दी फर्स्ट पावर ऑफ किसकी, फर्स्ट पावर ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन नेक्स्ट 3 एक्सपेरिमेंट। अब हमने हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन को कांस्टेंट कर दिया और NO की कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ कर रहे हैं। जैसे जैसे हमने डबल किया तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम इंक्रीज़ हो गया, ट्रिपल किया तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन 9 टाइम इंक्रीज़ हो गया। सो हमें पता चला इसकी NO के स्केयर के प्रपोर्शनल हमारा रेट। ठीक है, तो ओवरऑल इसका अगर रेट लॉ लिखेंगे, ठीक है, कंबाइंड सो रिएक्शन इज थर्ड ऑर्डर कैसे, थर्ड ऑर्डर यानी कि थर्ड ऑर्डर कैसे, NO के 2 और हाइड्रोजन की 1 पावर, दोनों को प्लस किया तो टोटल 3 आया, यानी कि कोफिशिएंट जो हमारे रेज टू दी पावर हुए उसका हमने सम लिया, वो हमारे पास क्या आता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो रिएक्शन इज ऑफ थर्ड ऑर्डर एंड द फाइनल इक्वेशन इज कॉल्ड रेट लॉ। इसको क्या बोलते हैं, रेट लॉ। क्या बोलते हैं, रेट लॉ। द रेट लॉ कैन नॉट बी प्रिडिक्ट, मैंने उस दिन भी बताया था, जो आपका रेट लॉ है ये हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से प्रिडिक्ट नहीं करते, बल्कि एक्सपेरिमेंटली क्या करते हैं, एक रेट लॉ को क्या करते हैं, प्रपोज्ड करते हैं एक्सपेरिमेंटली। इसको क्या करते हैं, क्योंकि हमने रेट लॉ से क्या निकालना होता है, ऑर्डर निकालना होता है, तो ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली कई रिएक्शंस का कुछ और होता है, थ्योरेटिकली हम लिखते हैं कुछ और होता है। इसलिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये आपसे अगर कोई बंदा पूछे तो ये एक्सपेरिमेंटल क्या है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, अब पॉसिबल मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन अगर आप देखें, अगर हम इसको देखें, इस रिएक्शन को देखें, तो ये अगर हम कोफिशिएंट के हिसाब से देखें तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इट्स मीन ये 4th ऑर्डर रिएक्शन होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली अगर हम देखें, ये सिंगल रिएक्शन से हम नहीं देख सकते। सिंगल रिएक्शन को क्या कहते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन। अब जब हमें सिंगल रिएक्शन से या बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन से ऑर्डर नहीं पता चल रहा तो हम उसके क्या लिखेंगे, एक प्रपोज्ड मैकेनिज़्म बनाएंगे। प्रपोज्ड मैकेनिज़्म में जो स्लोएस्ट स्टेप होगा, जो रेट डिटरमिंग स्टेप होगा, उसे हम रेट लॉ लिखेंगे। उस रेट लॉ एक्सप्रेशन से हम क्या निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। कोई बात समझ आई? ठीक है, हमने इसका मैकेनिज़्म लिखा। इसमें जो स्लोएस्ट स्टेप है, स्लोएस्ट स्टेप में देखो जो NO है उसके 2 है और हाइड्रोजन 1 है, तो ओवरऑल क्या आ गया, 3। तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हमने स्लोएस्ट स्टेप से ऑर्डर, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है एक मैकेनिज़्म में, उसे हम रेट डिटरमिंग स्टेप बोलते हैं। उससे हम क्या निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। अब नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर को चेंज करने से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या बढ़ता है या कम होता है। जैसे जैसे हम रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 10 K, जैसे हम 10 K अगर हम टेम्परेचर किसी रिएक्शन में इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रफली डबल हो जाता है। द रीज़न इज़ डैट जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है तो कोलिजन फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज़ होती है। सो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज़ होती हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। ठीक है, ऑल द मॉलिक्यूल डू नॉट प्रोसेस द सेम एनर्जी। ये हमें पता है कि एक रिएक्टेंट में सारे मॉलिक्यूल की एनर्जी सेम नहीं है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट हैं उनके पास एवरेज एनर्जी होती है। ठीक है, कुछ ऐसे रिएक्टेंट होते हैं जिनके पास एनर्जी जो होती है वो ग्रेटर होती है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन एडिशन टू एवरेज एनर्जी विच इज़ मस्ट मोस्ट फॉर द मॉलिक्यूल टू शो ऑफ एक्टिव कोलिजन।
जो एक मॉलिक्यूल को अफेक्टिव कोलिजन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है उसे हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। अब ग्राफ देखो अब हम ग्राफिकली फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान एक ग्राफ बनाते हैं। अब जो शेडेड एरिया है वो हमें क्या बता रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद एनर्जी मोर देन ई ए, यानी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा जिन मॉलिक्यूल की एनर्जी है वो ये है थोड़े से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, व्हेन T2 is greater than T1 the shaded area increases। जब टेम्परेचर T2 इंक्रीज ग्रेटर होगा T1 से तो शेडेड एरिया क्या होगा, क्योंकि ये कर्व जोन सी है ये ऊपर की तरफ क्या होगी, ट्रैवल करेगी। जब ये ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगी तो हमारा क्या होगा, एरिया इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इज राइज्ड बाय 10K द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। अब जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जिनकी जो वो एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, यानी ई ए से बढ़ जाएगी, ठीक है। ये बिकम डबल, सो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बिकम डबल एंड द रेट ऑफ रिएक्शन डबल। इसी तरह रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिन पे आपका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, ठीक है जी। थैंक यू।